नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जॉब और शिक्षण क्षेत्र में आरक्षण पर बड़ा फैसला ले सकती है। इस वजह से विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। खबरों की माने तो प्रदेश की भूपेश सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र काल चलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर संशोधन विधेयकों का प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है, जिसको लेकर 24 नवंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने की बात कहते नजर आ चुके हैं। ऐसी उम्मीद है कि भूपेश सरकार नए आरक्षण संशोधन विधेयक में इसे शामिल कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो अनुसूचित जनजाति को 32% आरक्षण और अनुसूचित जाति को 12% आरक्षण का प्रावधान होगा। करीब 50 से अधिक आबादी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उनको मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक 27% आरक्षण की भी बात कही जा रही है। यही है केंद्र सरकार से लागू सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण भी प्रभावी होगा। इस प्रकार देखा जाएगा कि कुल 81% आरक्षण हो जाएगा। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। अखिलेश, सरकार चुनाव के पहले यानी कहा जाए 2023 में चुनाव है, उसके पहले लगातार आदिवासी समाज यानी कहा जाए जनजातीय जातीय तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। अब एक आरक्षण का मुद्दा भूपेश सरकार लेकर आई है, इस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोगों का जो आरक्षण दर था वो 32% से घटा करके 20% पे ला दिया। निश्चित तौर पे ये एक तेज गति से विरोधाभास था। लगातार भाजपा शासनकाल में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर भूपेश शासनकाल आया तो कोर्ट में अपील लगाई गई। आखिर 32% किसी भी दर पे नहीं दिया जा सकता है आरक्षण। ऐसे तमाम विषयों को लेकर के जब नोटिस स्टे लगाया गया था, उसके बाद से ही निर्णायक फैसला आया कि आदिवासियों का जो 32% का आरक्षण है उसको 20% कर दिया जाए। लेकिन इसमें जब सियासत गर्माती नजर आई, भाजपा ने आड़े हाथों लिया, उसके बाद से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फैसला लिया कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के हित में होना चाहिए। आदिवासी हमारे बाहुल्य सबसे ज्यादा क्षेत्र है, आदिवासियों का गढ़ है छत्तीसगढ़। उनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे चुनावी जो समीकरण है वो गलत साबित हो सकता है। इसी के ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा फैसला लिया और इसी का परिणाम है जो 1 और 2 तारीख को विधानसभा सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में निश्चित तौर पे भाजपा को जो अपनी प्रस्तुतिकरण एक बोला जा सकता है, क्योंकि भाजपा जब सत्ता में रही है उसी समय से 32% का दिया गया है जो कानून के विरुद्ध था। लेकिन 32% देने का जो फैसला किया गया था और 32% मिल करके जिस तरीके से जो मापदंड तय किया गया था, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस तरीके से अपनी 4 साल तक के इस आरक्षण को लेकर के घेरते हुए भी नजर आए। लेकिन साथ साथ जब कोर्ट का जो फैसला आया वो 32% से 20% घट गई, उसके बाद से जो विरोधाभास चालू हुआ है उसी को लेकर के विशेष सत्र का आयोजन किया गया। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर विधानसभा सत्र में किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पक्ष रखते हैं और जो प्रतिपक्ष नेता है वो अपने बयान में किस तरीके से कटाक्ष कर आदिवासियों को साधने के निर्णायक फैसला लेते हैं। तो ये अहम बात रहेगी और खास तौर पे 2023 के जो चुनावी मुद्दे हैं इसको किस तरीके से कायाकल्प करके और प्रस्तुत करेंगे और साथ ही साथ आदिवासियों को भाजपा और कांग्रेस किस तरीके से अपनत्व लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। रवि जी, अखिलेश, लेकिन सीएम बघेल का ये जो एक हम इसे मास्टर प्लान कह सकते हैं क्या, कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज का हमेशा से मांग रही है, पहली चीज, और दूसरी जो सवर्ण कास्ट के लोग हैं उनको 10% का जो आरक्षण मिला है वो भी इनके आरक्षण देने के बाद प्रभावित होगा। तो क्या जो ओबीसी एससी एसटी जो निचले वर्ग के लोग हैं और उधर सवर्ण यानी कहा जाए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, क्या उनके में मतभेद नहीं पैदा होगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे रवि ये सही सवाल है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो मंशा रही है वो निश्चित तौर पे 2023 को जो चुनावी रणनीति है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नेता अगर किसी पार्टी में है
तो वो कांग्रेस पार्टी में है और जो आदिवासी समाज से आते हैं, चाहे प्रेम साय सिंह टेकाम की बात किया जाए, चाहे बात किया जाए बस्तर संभाग के तमाम ऐसे जो बड़े नेता है। मनोज मंडावी तो खत्म हो गए, लेकिन मनोज मंडावी की जो सबसे बड़ी मंशा रही है आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि एक बड़ा शीर्ष नेता था। लेकिन जैसे ही कोर्ट का जो स्टे फैसला आता है, कहीं न कहीं जो समझने वाली बात है इसको, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला आ रहा है और फैसले में अगर आदिवासी समाज को 32% से 20% घटा दिया जाता है, ये सबसे ज्यादा विरोधाभास हुआ है। इसी को लेकर के मनोज मंडावी मीटिंग भी बुलाई थी और मीटिंग में ये निर्णय हुआ था कि अगर 32% अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पे कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की जो कवायद है वो प्रारंभ की जाएगी। लेकिन यहाँ जो साधने वाली जो बात किससे समझ में आ रहा है, भाजपा ने तो अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को निश्चित तौर पे इसमें कदम उठाने चाहिए और आदिवासी समाज को संगठित करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो स्थानीय जो आदिवासी नेता है वो उसमें शीर्ष नेता कहलाते थे। अगर वो कांग्रेस में रहते हुए अगर इनको सही क्रम में आरक्षण नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पे ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और ले भी रहा है। इसके साथ साथ अगर सवर्ण की बात की जाए तो 10% का जो आरक्षण है उनका तो बरकरार है ही, लेकिन अगर उन लोगों को आरक्षण छीन करके अगर आदिवासी लोगों को सम्मिलित कर लिया जाता है तो निश्चित तौर पे सवर्ण भी इसमें आक्रोशित नजर आएंगे, जिसका खामियाजा 2023 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को दोनों को देखने को मिल सकता है। रवि, वहीं अखिलेश, अगर एक बात पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है ज़्यादातर आदिवासी समाज है, एससी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग के लोग हैं, ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सीएम बघेल की जो कार्य योजना रही है अब तक छत्तीसगढ़ में, और अपने उन्होंने जितने भी शासनकाल के दौरान उन्होंने जो कार्य किए हैं, क्या अब तक की जनता उनके कार्यों से खुश है? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो अलग अलग योजनाएं चली है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, चाहे शहरी क्षेत्र की बात की जाए, किसान वर्ग की बात की जाए या फिर कर्मचारी वर्ग की बात की जाए, हर एक संभव में हर एक योजना में जो चालू किया गया है वो सबसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं अब तक के ग्रामीण क्षेत्र में। अगर कृषक की बात की जाए, कृषक सबसे पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा कीमत में धान अगर खरीदी होती है तो छत्तीसगढ़ में की जाती है। इसका लाभ किसान वर्ग को मिल जाए। कर्मचारी लोगों का जो पुराने पेंशन नियम जो बंद था भाजपा शासनकाल में, उनको पुराना पेंशन लागू कर दिया गया है, इससे कर्मचारी वर्ग खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बस्तर संभाग जो नक्सल क्षेत्र, नक्सलगढ़ माना जाता है, वहाँ के जो आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए आत्मानंद जैसे स्कूल खुलवा देना, वहाँ के बच्चे जो IIT IAS की पढ़ाई करने के लिए देहरादून, कोंटा जैसे स्थान में चले जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर देखने को मिल रहा है कि सारे वर्ग को, खासतौर से अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो युवा मितान क्लब की जो गठन किया गया है उसमें युवाओं को साधने का जो प्रयास है, कहीं ना कहीं ये जो रणनीति बनाई जा रही है और जो योजना जो लागू की जा रही है धरातल में, जिसका सबसे ज्यादा प्रसार भी किया जा रहा है, चाहे अखबारों या फिर मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है या फिर अलग अलग उनके मौखिक जो प्रचार होते जा रहे हैं, क्योंकि देश भर में सबसे ज्यादा प्रचारित युवाओं को लेकर के जो चलने वाली जो किस्सा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की देन कही जा रही है। विपक्ष भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको पक्ष को घेरना चाहिए, लेकिन विपक्ष सुस्त नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं 2023 की जो चुनावी रणनीति है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसी क्या रणनीति बनाई है जिसका तल जो है वो निश्चित तौर पे देखने को मिल रहा है। और अब भी छत्तीसगढ़ में जो विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए मुख्य डॉक्टर रमन सिंह की या फिर बात करें वरुण साहब की, जो अब तक की दिखाई नहीं दे रही है, यही सबसे बड़ी खामियाजा है। और 2023 में कहीं ना कहीं भाजपा को फिर से इसका भुगतान करना न पड़ जाए। रवि, वही अखिलेश, आपसे लास्ट प्रश्न है कि सीएम बघेल का जो अब तक का कार्यकाल रहा है, आपने सीएम बघेल का भी कार्यकाल देखा है और डॉक्टर रमन सिंह का भी कार्यकाल देखा है। दोनों नेताओं के कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता किसके कार्यकाल से ज़्यादा प्रभावित है और किसके कार्यकाल में ज़्यादा योजनाएं आई हैं गरीब तबके के लिए, जो बेसहारा हैं, जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य अच्छे स्तर पर लेने की सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों, दोनों नेताओं में किसकी ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाएं जो है जनता तक पहुंची हैं? देखिए, अगर बात की जाए आम जन की तो 15 साल के शासनकाल में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 साल में जिस तरीके से डॉक्टर रमन सिंह ने जो रणनीति बनाई, जो कार्य किए, उसमें चाउरवाला बाबा के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को जाना जा रहा था।
लेकिन हाल ही की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इस नजरिए से देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो एक किसान वर्ग, क्योंकि किसान पुत्र कहे जाते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो दोनों का सामंजस्य जो था और जो रणनीति बना करके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो चला, उसी के तर्ज पे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो भी चलने की नक्शे कदम पे ही चलने के प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि क्या किस तरीके से जो रणनीति बनाई जा रही है, और खास तौर से ऐसी रणनीति जब 2023 की जो चुनावी समीकरण है उसमें किस तरीके से लागू हो पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। रवि, अखिलेश आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी हमारे साथ साझा की। जहां मध्य प्रदेश की गंधवानी विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक और कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे उमंग सिंघार के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। 38 साल की महिला का आरोप है कि सिंघार ने शादी का वादा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। वही मामला नौगांव में दर्ज किया गया है, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी विधायक राहुल कोठारी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के राष्ट्रीय मंत्री राहुल गांधी के सबसे खास उनकी किचन कैबिनेट के सदस्य और अभी वर्तमान में कांग्रेस के गुजरात के सह प्रभारी उमर सिंगार पर एक महिला ने आरोप लगाया है। वो ये कह रही हैं कि वो उनकी पत्नी है, उनके साथ उमर सिंगार ने शादी की और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया है। धार जिले के नौगांव में प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्योंकि ये राहुल गांधी के बहुत खास हैं, राहुल गांधी की यात्रा के पहले इस तरह की जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका जवाब। क्या यही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है? अभी हाल में ही कांग्रेस के एक विधायक का बेटा भी जो है ऐसे ही मामले में गिरफ्तार हुआ है और अब कांग्रेस के विधायक, सीनियर विधायक उमंग सिंगार का नाम ऐसे मामले में आया है, तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही निंदनीय घटना ये अपने आप में जनित हुई है। आज जब आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जनजातियों के बीच में जाकर गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसी यात्राओं से दूरी बनाकर कांग्रेस के विधायक कैसे कृत्य कर रहे हैं, ये जनता के सामने आ गया है। हमारी तो कांग्रेस पार्टी से मांग है कि भारत जोड़ो यात्रा में उस रूट को भी तय करे जहां पर वो पीड़िता रहती है, और हम मांग करते हैं राहुल गांधी से कि वो जाएं और इस पीड़िता से मिलें ताकि कांग्रेस विधायक के कृत्य क्या है उनकी जानकारी में भी आए। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अंतर्गत सुपेला वैशाली नगर स्मृति नगर क्षेत्र के सुने मकान में घटित नकबजनी के 4 मामलों का दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया है। 4-5 महीनों से सुने मकान में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही चोरी की कीमती सामान और जेवर बरामद किए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि ये लोग अलग अलग टीम बनाकर काम करते थे। 2 से 3 दिन रेकी कर चोरी करते थे, वहीं दूसरी टीम चोरी के माल को ठिकाने लगाने का काम करती थी। यानी ये माना जाए कि जो चोर थे वो चोरी करके दूसरे गिरोह यानी दूसरे आदमियों को देते थे, जिसके बाद वो जो माल था उसे तीसरे स्थान पर पहुंचाते थे। थाना क्षेत्र में पिछले 6 महीने में होने वाली 5 चोरियों का आज खुलासा किया गया, जिसमें 5 चोर, जिसमें एक नाबालिग और 3 चोरी का सामान गलाने वालों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही। इनके पास से 8 लाख का मशरूका मिला है, जिसमें गोल्डन इंस्ट्रूमेंट, सिल्वर के इंस्ट्रूमेंट्स, महंगे कपड़े और टीवी भी जो है वो जब्त किया गया है। ये घर की रेकी 2 से 3 दिन किया करते, 3 टीम बनाते थे। एक रेकी टीम होती थी, एक चोरी की टीम होती थी और एक गलाने की टीम होती थी। ये सभी लड़के 17 साल से लेकर 25 साल के बीच के हैं। ये सभी नशे के आदी हैं और जुआ खेलते थे, नशा करते थे। इसीलिए पैसे की कमी होने के कारण इनके द्वारा जो है जल्दी पैसे की लालच में चोरी का काम शुरू किया गया। पिछले 1 से 1.5 वर्षों से चोरी कर रहे थे। इनसे और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं, जिसके बेसिस पे आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर रिकवरी क्या क्या हुआ, कितने का हुआ है? 8 लाख का मुशर्का जो है वो टोटल रिकवर किया गया है, जिसमें गोल्डन इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड के सामान है, सिल्वर के सामान है, टीवी है और साड़ियाँ हैं। कि चोरी करने का इनका वो मोटर्स ऑपरेंडी क्या है? मतलब मोटर्स ऑपरेंडी था कि रात में 11:30-12 बजे निकलते थे घर का। एक रेकी टीम पहले बता देती थी कि ये घर जो है 3-4 दिन से बंद है, उसका ताला चोरा करते थे। अंदर घुसने के बाद वो तिजोरी या फिर अलमीरा ढूंढते थे, अलमीरा खोल के उससे जो है कैश का फर्स्ट प्रेफरेंस था, उसके बाद
जो गोल्ड और सिल्वर हुआ करता था, उसके बाद कोई घर में महंगा सामान दिखे तो उसको लेके ये लोग निकल जाते थे। एक रात में एक चोरी किया करते थे, महीने में एक चोरी करते थे, जिससे कि उस पैसे को फिर बेच के फिर आपस में बांट लिया करते थे। क्या किसी सराफा कारोबारी का भी इसमें लिंक आ रहा है? अभी किसी कारोबारी का नाम नहीं आ रहा है। कारोबारी के घर के दुकान में काम करने वाले एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, और पूछताछ की जाएगी तो और भी खुलासे संभव है। वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में जमीन विवाद को लेकर दो समुदायों के बीच 3 दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल रामानुजनगर थाना क्षेत्र में एक जमीन पर दो समुदाय अपना अधिकार जमा रहे हैं। ऐसा मामला एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं 2 दिन पूर्व विवादित भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने करबला की भूमि बताकर टेंट पंडाल लगाकर तैयार कर लिया, जहां विरोध करते हुए स्थानीय लोग भी पहुंच गए और भारी संख्या में भीड़ देखकर पुलिस बीते 2 दिनों से दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश में जुट गई। ऐसे में पुलिस के सामने भी झड़प की स्थिति पर अब पुलिस आने वाले दिनों में कार्रवाई की चेतावनी देते हुए नजर आ रही है। देखिए क्या है, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, ये जो करबला है, जो अभी भूमि विवादित है, जो मामला दोनों पक्ष ने बताया कि केस जो है लंबित है और वे तकरीर जलसा करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने उनको कहा कि किसी प्रकार का, चूँकि हिंदू संगठनों ने भी इसका कुछ लोगों ने विरोध किया, तो हम जानते हैं हमारे कलेक्टर मैडम, एसपी साहब का सख्त आदेश है कि अमन सुख शांति बना रहे। नारायणपुर शुरू से ही एक अच्छा शांति प्रिय जगह रहा है, इसलिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बुलाए हैं। हमारे डीएसपी साहब प्रकाश सोनी जी भी लगे हुए हैं, हम लोग कल से लगे हुए हैं कि सुख शांति अमन के साथ जो है, जो प्रोग्राम है हमारे जो मुस्लिम भाई करना चाहते हैं तकरीर, वो बिल्कुल हो। लेकिन जो है हम उस स्थान में जहाँ पर विवादित है, उस स्थल पर न करा करके एक जहाँ पर सभी लोगों जो है सहायता देकर करना चाह रहे हैं, उस स्थान पर हम लोग जो है। दो पक्षों के बीच में एक जमीन को लेकर के एक विवाद था, जिसको प्रशासन के द्वारा उन दोनों पक्षों से बातचीत की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही हेलमेट के बाद अब बेलगाम ऑटो संचालक करने वाले, जो ऑटो चलाने वाले लोगों के ऊपर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने तल्ख शब्दों में कहा है कि सरकारी रिपोर्ट का भंडार लग गया है, लेकिन सब कागजी है। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि प्रदेश भर में नियम विरुद्ध चलने वाले कितने ऑटो अब तक जब्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान नियम विरुद्ध ऑटो संचालन पर लगाम लगाने की सरकार की कार्रवाई को सहज कागजी बताया है। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों से कार्रवाई का भंडार लग चुका है, लेकिन जमीनी समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद की अंडरटेकिंग का पालन भी नहीं कर पा रही है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद एक बार फिर से पूरे प्रदेश में ऑटो के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो याचिका 8/2013 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है, जिसके पालन में 19 नवंबर से लगातार जो है ऑटो पे अवैध संचालन बिना परमिट पे कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में जिले में शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में टीम बना करके ऐसे ऑटो पर कार्रवाई की जा रही है जिन पे या तो परमिट नहीं है या अवैध रूप से उनका संचालन हो रहा है। लगभग सर अभी कितनी गाड़ी पकड़ी गई? कल 27 ऑटो को पकड़ा गया था और उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी और उन्हें जब्त करके जो है यातायात परिसर में खड़ा कराया गया था। लगातार अभी पकड़ी चल रही है ये अभियान लगातार। वहीं शिवपुरी यातायात विभाग के द्वारा शहर में बिना परमिट चलाए जा रहे ऑटो रिक्शा वाहनों पर चालानी कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें पहले दिन 16 ऑटो रिक्शों को पकड़कर थाने में रखा गया। वहीं यातायात थाना प्रभारी का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, जिसके पालन में बिना परमिट 3 पहिया वाहनों को पकड़ा जा रहा है, साथ ही जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये माननीय हाईकोर्ट जबलपुर और पुलिस मुख्यालय के आदेश अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें जितने भी बिना परमिट अवैध संचालित ऑटो हैं
उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये अभियान हमारा 19 तारीख से शुरू हुआ है, 19 और 20, आज 21 है। आज भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 2 दिन में हमारे द्वारा 16 ऑटो जब्त किए गए हैं, जिसमें बिना परमिट की कार्रवाई इनको न्यायालय में भेजा जा रहा है प्रकरण बना के, और आगे कार्रवाई न्यायालय में होगी इनकी। सर किस प्रकार की कोई चालानी कार्रवाई या फिर कोई समझाइश देके छोड़ा जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, उसमें नहीं छोड़ा जाएगा। जो बिना परमिट की उनको जब्त करके और न्यायालय में प्रकरण भेज रहे हैं, वहाँ से इन पर चालानी कार्रवाई करके न्यायालय छोड़ेगा। लगभग कितनी टैक्सियों को पकड़ लिया गया है? अभी तक 16 टैक्सियों को जब्त करके न्यायालय कार्रवाई की गई है, और आज भी कार्रवाई की जाएगी। निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी। थैंक यू सर। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिवपुरी से हमारे संवाददाता जैकी खान जुड़ गए हैं। जैकी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है 3 पहिया वाहनों पर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर शिवपुरी जिला मुख्यालय पुलिस प्रशासन की तरफ से यह जिन 3 पहिया वाहनों पर परमिट और फिटनेस नहीं है, उनको पकड़कर चालानी कार्रवाई की गई है। जो पिछले 19 तारीख से ये चालानी कार्रवाई जारी है और लगातार आगे भी जारी रहेगी। जब इस संबंध में यातायात प्रभारी से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि लगातार अभी हमने 16 ऑटो को पकड़कर अभी चालानी कार्रवाई की है, जिन्हें न्यायालय में पेश करना है। बाकी आगे भी इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी। जिन पर फिटनेस और परमिट नहीं है उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और उन्हें चालानी कार्रवाई कर उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जी जैकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।